सभी को नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में मैं रामकृष्ण शर्मा सीओए के अगले लेक्चर में उपस्थित हुआ हूं, जिसमें डिजिटल सिस्टम जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये बात हुई थी कि इनपुट आउटपुट है ना, कंट्रोल यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी, इन सब के बीच में डेटा का ना ट्रांसफ़र होता रहेगा। हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे, वो पूरा डेटा कहाँ जाएगा, स्टोरेज यूनिट को जाएगा या प्रोसेसिंग यूनिट को जाएगा। प्रोसेसिंग यूनिट डेटा को यूज़ करता है, तो ये डेटा आएगा जाएगा, ये कैसे होता है। तो इस समय जो ये टॉपिक है, ये इसी पर्पज से है कि आपको ये समझ में आ जाए कि एक्चुअली में डेटा का ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो जिस मीडियम के थ्रू, जो भी मीडियम होता है जो कंप्यूटर्स के बीच में डेटा का फ्लो या एड्रेसेस का फ्लो या कंट्रोल सिग्नल्स के फ्लो में हेल्प करता है, जिनके थ्रू हम फ्लो करा पाते हैं, उन मीडियम या उस कंपोनेंट को बोलते हैं, टूल को बोलते हैं बस, है ना। बस, तो बस क्या है? बस कुछ नहीं है, ये कंडक्टिंग वायर्स हैं। मान लीजिए 4 बिट का हमारा ना डेटा है, 4 बिट का। एक समय में हमेशा 4 बिट का डेटा किसी सिस्टम में प्रोसेस होता है, तो उसमें डेटा बस के लिए, डेटा को इधर से उधर ले जाने के लिए, कैरी करने के लिए 4 वायर्स होंगे, जो पूरे सिस्टम में, है ना, हर एक यूनिट के बीच में कनेक्टेड होंगे। और इस तरह से इस बस के थ्रू वो 4 बिट के डेटा का ट्रांसफ़र होगा। किसी रजिस्टर में 4 बिट का डेटा है, वहाँ से रीड करना है, तो रीड करके डेटा को उस बस पर रखेंगे। तो डेटा बस पे हमने रख दिया, फिर वो जहाँ पर आपको राइट करना है वो हमने इनेबल करके उस रजिस्टर में वो डेटा हमने फिर राइट कर दिया। ऑब्वियस सी बात है, 4 बिट के लिए 4 वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और कहाँ से हम डेटा को उठा रहे हैं, कहाँ पर हम डेटा को ना राइट करेंगे, ये इनेबल करना पड़ेगा। तो किसको इनेबल कर रहे हैं? जैसे अगर मेरे घर में कोई चीज़ ले आना है, तो कैसे कोई ले आएगा? मेरे घर का एड्रेस चाहिए उसको, है ना। तो 2 चीज़ है, जो मैं राइट कर रहा हूँ वो डेटा है। डेटा जैसे मैं फ्रिज खरीद के ले आ रहा हूँ, तो फ्रिज में अपने घर में रखूँगा, ये फ्रिज मेरे घर में राइट हो रहा है, ऐसा समझिए आप, है कि नहीं। तो ये जो फ्रिज है हम अपने घर में लोड कर रहे हैं, तो फ्रिज वो डेटा हो गया। लेकिन मेरा घर कहाँ पर है ये तो पहले बताना पड़ेगा, तब तो रिक्शा वाला उसको ले आएगा। तो मेरे घर का जो एड्रेस है, उस एड्रेस पर उसको ले आएगा, उसके बाद वो लोड होगा। इसी तरह से जो डेटा हमारा रखा है वो किसी रजिस्टर में रखा हुआ है। रजिस्टर मेरा घर है और इसका कुछ एड्रेस है। इस एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ लाइंस होती हैं। मान लीजिए जो इसमें एड्रेस है वो 6 बिट का एड्रेस है, तो 6 बिट का एड्रेस होगा, तो एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए 6 लाइन्स अवेलेबल होंगी। इन बसेस को हम क्या बोलते हैं? एड्रेस बस बोलते हैं। ठीक है, एड्रेस बस को इनेबल हमने कर तो दिया ना। देखो, हमारे घर में फ्रिज आ गया, मतलब फ्रिज हमारे घर से आएगा या हमारे घर में आएगा या हमारे घर से जाएगा। अभी ये भी तो इसको इनेबल कौन करेगा? तो मैं करूंगा ना। तो मैं कंट्रोल यूनिट हूँ, मैं सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता हूँ। तो मैंने किसी को एड्रेस दिया, किसी गाड़ी वाले को, कि भाई इस एड्रेस पर परफॉर्म करना है कोई ऑपरेशन। पहला, है ना, क्या परफॉर्म करना है? फ्रिज जो है उस फ्रिज का आदान प्रदान करना है। अब मैं क्या इनेबल करूंगा? मान लो मैं रीड इनेबल करता हूं। रीड इनेबल का मतलब क्या हुआ? डेटा को उस मेमोरी लोकेशन से उठाकर डेटा बस पे रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि फ्रिज को मुझे मेरे घर से बाहर भेजना है, इसको बोलेंगे रीड ऑपरेशन। वो क्या करेगा? हमारे घर से फ्रिज को रीड करेगा और लेके जाएगा। राइट ऑपरेशन क्या होगा? फ्रिज वो लेके आएगा और मेरे घर में ले आकर लोड कर देगा। अब बात समझ में आ रही है? तो मैं कंट्रोल यूनिट हूं, मैं ये सिग्नल प्रोवाइड कर रहा हूं कि रीड होगा कि राइट होगा। क्लियर है? तो ये काम कंट्रोल यूनिट करता है। तो कंट्रोल यूनिट वो सिग्नल्स जनरेट करता है और उन सिग्नल्स के द्वारा ये चीज परफॉर्म होती है कि रीड ऑपरेशन होगा या राइट ऑपरेशन होगा। तो कितने बस हुए? काउंट करके देखें तो सिस्टम बसेस 3 तरह के हमको दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम बस आर्किटेक्चर की बात करें तो 3 तरह की बसेज अवेलेबल है। पहला, डेटा बस, किसी मेमोरी लोकेशन से डेटा को ले आना है या किसी मेमोरी लोकेशन पर डेटा को राइट करना है। अभी इससे कोई मतलब नहीं, बस इतना है कि डेटा बस पर डेटा फ्लो हो सकता है। एक तो ये है, ठीक है। अब वो डेटा का किससे संबंध है, कौन सी मेमोरी लोकेशन से संबंध है, उस मेमोरी को एड्रेस करना पड़ेगा। उसके लिए एड्रेस बस की रिक्वायरमेंट होगी और वहां पर उस एड्रेस पर जो मेमोरी लोकेशन है, उस मेमोरी लोकेशन पर डेटा रीड होगा या राइट होगा, ये कंट्रोल सिग्नल का काम है। सो देयर आर 3 बसेस, वन इज डेटा बस, अनदर इज एड्रेस बस, अनदर इज कंट्रोल बस। ओके, क्लियर है ना? ये 3 बसेस की जरूरत पड़ेगी।
तो डेटा का फ्लो सीपीयू से मेमोरी के बीच में, सीपीयू से इनपुट आउटपुट के बीच में, इनपुट आउटपुट से मेमोरी के बीच में हो सकता है ना। इसीलिए ये आप देखेंगे रेड कलर की जो लाइन्स है वो डेटा बस से इन सब के बीच में इंटरफेस को दिखा रहे हैं। तो ये बाई डायरेक्शनल बस है। क्लियर है ना, एकदम क्लियर। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ, एड्रेस जो है कोई इंस्ट्रक्शन हमारा रन किया, मान लीजिए हमारा क्या है, पिछले वीडियो में हमने एग्जांपल लिया था ऐड R1, R2। पहले क्या करना पड़ेगा, R1 और R2 के डेटा को रीड करना पड़ेगा, तब ना एडिशन होगा। तो रीड जो ऑपरेशन हो रहा है, रीड ऑपरेशन कंट्रोल यूनिट द्वारा जनरेट होगा और वो कंट्रोल बस के थ्रू सीपीयू को दिया जाएगा, है ना। फिर सीपीयू इसी कंट्रोल सिग्नल के आधार पर कहाँ से डेटा को रीड होना या नहीं रीड होना उसके अकॉर्डिंग कुछ कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करेगा। ठीक है, रीड ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद मेमोरी यूनिट और इनपुट आउटपुट जो यूनिट्स हैं वो भी कुछ कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करेंगे। तो कंट्रोल सिग्नल क्या होगा, ये आपके तीनों जो यूनिट्स हैं, तीनों यूनिट से जनरेट हो सकते हैं या तीनों यूनिट को दिए जा सकते हैं, इसीलिए यहाँ भी बाई डायरेक्शनल होगा। अब हम बात करते हैं एड्रेस की, कि भाई किस एड्रेस से डेटा को रीड या राइट करना है। वो एड्रेस तो इस इंस्ट्रक्शन के आधार पर सीपीयू जनरेट करता है। तो सीपीयू एड्रेस देगा टू द मेमोरी टू द इनपुट आउटपुट। आप सीपीयू को एड्रेस नहीं कर सकते क्योंकि सीपीयू ना इस पूरे जो पूरा का पूरा पोर्शन है उसका ये मुखिया है ना। उसको एड्रेस करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही में एड्रेस्ड है ना, वो सम्मानित है, उसको अलग से सम्मान की जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी जितने हैं, मेमोरी यूनिट है, इनपुट आउटपुट है, उनको ना बताना पड़ेगा, क्योंकि मेमोरी यूनिट में कौन सी मेमोरी पर डेटा जाएगा या कौन सी मेमोरी से डेटा आएगा या कौन से इनपुट पोर्ट से डेटा ले रहे हैं। कई इनपुट पोर्ट होंगे, कई आउटपुट पोर्ट होंगे, इसीलिए एड्रेस जनरेशन कहाँ से, सीपीयू से होगा और मेमोरी यूनिट और इनपुट आउटपुट पोर्ट को ये डेटा उसके अकॉर्डिंग सेंड किया जाएगा। तो तीन तरह की बसेस की हम लोगों ने बात कर लिया। तो डेटा बस में डेटा का फ्लो होगा, ठीक है। ये डेटा का फ्लो मतलब आपका जो आपका ये है मेमोरी यूनिट है वहां से आ सकता है या मेमोरी यूनिट को डेटा जा सकता है, या इनपुट आउटपुट पोर्ट से डेटा लेंगे, आउटपुट पोर्ट को डेटा सेंड करेंगे। कौन से पोर्ट से या कौन से मेमोरी लोकेशन से डेटा को रीड करना है या कौन से पोर्ट या कौन से मेमोरी लोकेशन पर डेटा को राइट करना है, ये डिसाइड करना है एड्रेस लाइंस को। उस पर जो भी बिट हमने प्रोवाइड की होगी उसके अकॉर्डिंग कोई एक मेमोरी लोकेशन हमारा सेलेक्ट हो जाएगा जहां से डेटा को रीड या जहां पर डेटा को राइट करना है। और कंट्रोल यूनिट डेटा रीड होगा या राइट होगा वो मेमोरी से होना है या इनपुट आउटपुट पोर्ट से होना है ना, ये सारा। इसके अलावा बस रिक्वेस्ट है, बस ग्रांट है, ये अलग अलग सिग्नल्स हैं। ये जितने भी सिग्नल्स हैं ये सारे सिग्नल्स का फ्लो कंट्रोल लाइन पर होता है और कंट्रोल यूनिट इन सिग्नल्स को जनरेट करता है ना। तो तीन तरह की बसेज हमको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इसको समझने के लिए इस डायग्राम को आप देखें तो ये जो आपको स्क्वायरिक ना ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं, ये सारे हमारे क्या हैं, दीज आर दी रजिस्टर्स, है ना, ये मेमोरीज हैं। मेमोरी में ये कोड सेगमेंट है, यहाँ पर I1, I2, I3, I4 इंस्ट्रक्शंस रखे हुए हैं। और इस साइड में आप मेमोरी में देखें डेटा सेगमेंट है, डेटा सेगमेंट में 4 डेटा रखे हुए 4 एड्रेसेस पर, ये रजिस्टर्स हैं हमारे। तो मान लीजिए प्रोग्राम काउंटर में, प्रोग्राम काउंटर क्या है, अच्छा इसको भी जरा जान लीजिए। पीसी जो है प्रोग्राम काउंटर है। प्रोग्राम काउंटर एक एड्रेस को होल्ड करके रखता है जिसके इंस्ट्रक्शन को अभी फेच होकर ना डिकोड होकर उसको परफॉर्म होना है। तो मान लीजिए I1 को फेच होना है तो I1 का एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में होगा। तो जब ये एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में रीड किया जाएगा तो I1 फेच हो जाएगा। I1 फेच होते ही इसको डिकोड कर लेंगे। प्रोग्राम काउंटर में अगला एड्रेस क्या आ जाएगा, अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आ जाएगा। लेकिन ये तब तक फेच नहीं होगा जब तक कि पहला वाला जो अभी फेच किया गया I1 वो प्रोसेस न हो जाए, है ना। तो अभी I1 डिकोड हुआ तो पता चला कि R1 और R2 को ऐड करना है, ठीक बात। तो R1 का एक लोकेशन होगा, R2 का एक लोकेशन होगा, पहले उस लोकेशन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सीपीयू इसके एड्रेसेस को रिलीज करेगा। ये एड्रेसेस क्या है, 010101, 010111, है ना। तो ये दो एड्रेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं जहां पर ये आप एरोज दिखाई दे रहे हैं रेड कलर के। इसके सामने 2 डेटा अवेलेबल है। अब डेटा को रीड करना है, रीड कौन इनेबल करेगा, कंट्रोल यूनिट इनेबल करेगा। तो रीड द डेटा, डेटा को रीड करिए। तो R1 का जो कंटेंट है 0011 यहाँ पर है और R2 का जो डेटा है दैट इज 1000 यहाँ पर है। अब इन दोनों को सम करना है क्योंकि आप कोड में ऐड था, आपके एडिशन हो गया। एडिशन होने के बाद ये रिजल्ट है। अब रिजल्ट को कहाँ स्टोर करना है, एक्यूमुलेटर में स्टोर करना है। स्टोर करने के लिए कंट्रोल सिग्नल क्या जनरेट करेगा, राइट द डेटा। तो राइट इनेबल हो गया।
रजिस्टर का एड्रेस जो भी होगा, है ना, ये तो एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर आपका इनेबल हो जाएगा। और 1010 ये जो डेटा है, फाइनल जो रिजल्ट आया था वो एक्यूमुलेटर में जाकर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद प्रोग्राम काउंटर जिस एड्रेस पर था उसके इंस्ट्रक्शन को फेच करेंगे, दैट इज फेच I2। फिर से यही पूरा प्रोसेस होगा। तो ये जो एड्रेस आप देख रहे हैं उस एड्रेस को फ्लो के लिए, जो सीपीयू एड्रेस को फ्लो करेगा उसके लिए 6 लाइन्स एड्रेस की दिखाई दे रही हैं। और 4 बिट का डेटा है तो 4 बिट के डेटा के लिए 4 बिट का डेटा बस हमको दिखाई दे रहा है जो सारे रजिस्टर से कनेक्टेड है। और इन्हीं के थ्रू ये सारा कम्युनिकेशन हो रहा है। कंट्रोल यूनिट के लिए कोई लाइन इसमें नहीं दिखाई गई है, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि उनके लिए भी उसमें कुछ इनेबल पिन्स होंगे जहां पर आपने कंट्रोल यूनिट के लिए बसेस को कनेक्ट कर रखा होगा। अगर हम बसेस के टाइप्स को देखें तो सिस्टम बस हो गया, 3 तरह के सिस्टम बस आपके हैं, है ना, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था। एक आपका डेटा बस है, एड्रेस बस है और कंट्रोल बस है ना। तो आप नॉर्मली इनको फ्रंट साइड बसेस भी बोल सकते हैं क्योंकि ये सारे फ्रंट साइड बसेस होते ही हैं। इसके अलावा और ये सारे फास्टर हैं क्योंकि ये सीपीयू के ही पार्ट हैं, तो यहाँ पर ना इनकी स्पीड बाकी सारे पेरिफेरल बसेस की स्पीड से ज़्यादा होगी। तो अब दूसरे जो तरीके होंगे बसेस के वो क्या होंगे, तो एक तो पेरिफेरल बस हो गया। पेरिफेरल बस वो बसेज होते हैं जो एक्सटर्नल डिवाइसेज या इनपुट आउटपुट को कंट्रोल को कनेक्ट करते हैं, है ना। तो ये कनेक्ट करने का काम, जैसे आपका हो गया पीसीआई। पीसीआई कॉमन, एकदम कॉमन, ये नोन है आपको, आप जानते हैं, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। इसमें क्या होता है, इसमें जो पेरिफेरल्स हमारे होते हैं, जैसे हमें ना अलग अलग तरह के ड्राइवर के लिए हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है। मॉडेम कार्ड हो गया, नेटवर्क कार्ड हो गया, साउंड कार्ड हो गया, ये सारे जो कार्ड जो हमारे कंप्यूटर में अलग से लगाने पड़ते हैं, ये सब हमारे पीसीआई पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट बसेस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, है ना। बात समझ में आ रही है। तो इसी की वजह से ये नेटवर्क के जो कार्ड है या साउंड कार्ड है या मॉडेम कार्ड है वो अपना काम ठीक से कर पाते हैं। अच्छा, दूसरा यूएसबी है, पेन ड्राइव जो हम लगाते हैं, है ना। तो पेन ड्राइव लगाते ही वो क्या करता है, वो उसका जो डेटा है वो सीपीयू के द्वारा एक्सेस करने के बाद फिर उसको हमें डिस्प्ले किया जाता है मॉनिटर पर, है ना। तो इसमें जो यूनिवर्सल सीरियल बस होती है ना, यूनिवर्सल सीरियल बस, वो यूएसबी पोर्ट से डेटा को ना ले आने का काम करती है। हालांकि इन सब की जो स्पीड होती है वो आपके डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस जो सीपीयू में है उनसे थोड़ी सी कम होती है। और तीसरे आपके लोकल बसेज होते हैं। लोकल बसेज में एक तो ईएसआई है, ईएसए आपका, ईएसए क्या है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर बस। ये डीएमए जैसा ही एक है, लेकिन डीएमए इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्टली जो हमारा डेटा का ट्रांसफर हो एक यूनिट से दूसरे यूनिट के बीच में कर सकते हैं, ठीक है। इसकी बहुत सारी खामियां थी जिसको बाद में इम्प्रूव किया गया EISA में। EISA एक्सटेंडेड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर है, जिसमें पहले जो हमारे सिंगल रो में सारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते थे ISA में, वो 4 रो में यहाँ पर परफॉर्म होना स्टार्ट हो गए। एक है माइक्रो चैनल आर्किटेक्चर होता है जिसको IBM ने डिजाइन किया था, ये भी ISA का ही एक मतलब एक तरीका है, लेकिन ये IBM अपने लिए स्पेशली डिजाइन करता था और इसको अलग नाम दे दिया गया MCA, है ना। अच्छा, इसके अलावा आपका हाई स्पीड बसेज होती है, ये आपको नोन है कि हमारे लैन के लिए, इथरनेट के लिए, है ना। और इसके अलावा वीडियो और ग्राफिक्स वर्क स्टेशन के लिए, फायर के लिए और आजकल गेमिंग स्टेशन के लिए, है ना। हम देखते हैं आपको हाई स्पीड की जरूरत पड़ती है तो हाई स्पीड बसेज वहां पर यूज किया जाता है। ये सब कुछ बसेस से रिलेटेड आपको जानकारी दी गई है, एग्जाम में आपको पूछा जाता है। तो टाइप्स ऑफ बसेस में आप इन सारे टाइप्स को एक्सप्लेन करिए, ठीक है। सिस्टम बस पहले एक्सप्लेन करेंगे तो आपका ये 3 तरह के बसेज इसमें आ जाएंगी। थोड़ा थोड़ा उसको एक्सप्लेन करने के बाद आप पेरिफेरल बसेज, लोकल बसेज और हाई स्पीड बसेज को एक्सप्लेन करिए। अगर बस आर्किटेक्चर अलग से पूछा जाता है तो आपको केवल 3 बसेज को इसमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अगर केवल बस पूछता है तो बस में सारे बसेस को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। केवल सिस्टम बस पूछता है तो सिस्टम बस में केवल 3 तरह के बसेस को आपको एक्सप्लेन करना है। तो इस तरह से आप एग्जाम में अपने कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि अब वीडियोस लगातार यूट्यूब चैनल पर मैं अपलोड करता जा रहा हूँ, है ना। आपको इस हिंदी में मैं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ सो दैट कि आपको बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए, एकदम पूरी तरह से दिमाग में बैठ जाए, आपको बार बार बुक खोलकर पढ़ने की जरूरत न पड़े और यहीं से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर सकते हैं, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर हम अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।